अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्करी बल्ती। आप देख रहे हैं @JB News 5। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। वो इसलिए कि उन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत नाम कमाया और अभी भी कमा रही हैं। लेकिन इससे पहले ये तारुफ़ करना ज़रूरी है उनका कि वो पहले बेटी बनी, फिर बहन और फिर वाइफ़, किसी की मिसेस बनी, शरीके हयात बनी। तो इन सारी चीज़ों को वो साथ ले के अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हुई और उन्होंने क्या क्या रास्ते के मुश्किलात देखी और क्या क्या स्ट्रगल्स उनको रास्ते में आई, इस हवाले से आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर आसमा भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। काफ़ी मसरूफियात होती हैं आपकी माशाल्लाह से, अक्सर हम देखते रहते हैं गाए बगाए चैनल्स में, अखबारात में आपकी आ रही होती। तो मैम, जिस तरह मैंने इंट्रो दिया है कि आप माशाल्लाह से पहले बेटी, फिर बहन बनी, फिर किसी की शरीके हयात बनी, तो ये तीनों लाइफ स्ट्रगल्स की भी होती हैं, इसमें उतार चढ़ाव भी आती हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने कैसे साथ लिया और एक ऐसी फील्ड चूज़ की कि ये क्या सोच के चूज़ किया आपने? सबसे पहले बल्कि थैंक यू कि आपने ये सोचा कि मेरे साथ बैठ के आप गुफ्तगू करें, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरा ख़्याल है मुझे 28 साल हो गए मेरे कैरियर को शोबिज़ में। तो जहाँ कहीं भी टीवी में भी या कहीं आप चैनल पे भी कहीं भी या किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू भी होती है तो बस ये वो एक रवायती जुमले होते हैं जो बोले जाते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया। उन रिश्तों को आपने बड़ी अहमियत दी है कि जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम भी हैं और बड़ी हमारे माशरे में अहमियत भी रखते हैं। बेटी आपकी जो होती है वो एक गैरतमंद जो होता है ना, वो गैरत का एक साइन होता है। फिर जब आपकी बीवी बन जाती है तो आपका हम सफ़र और ज़िंदगी का साथी होता है। फिर जब माँ बन जाती है तो माँ तो आपको पता है कि जन्नत और बेलौस और वो मोहब्बत का एक कह लें कि समंदर है अपनी औलाद के लिए। और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप समझ लेते हो कि आपने इन रिश्तों को कैसे निभाना है और आपने इनको लेके साथ चलना है, इनके बगैर आप नहीं हैं और आपके बगैर ये रिश्ते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फिर कामयाबियों की तरफ जाते रहते हैं और फिर अल्लाह मियाँ की भी रहमत भी होती है और आपकी मेहनत भी इसमें शामिल होती है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप ज़ाहिर है हर बंदा जब आता है दुनिया में तो वो ये सोच के तो नहीं आता कि मैं ये बनूंगा। जो जो टाइम गुज़रता है, तालीम हासिल करता है, फिर वो नई मनाजिल की तरफ जाता है। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि आप शरीके हयात बनी, आप मुल्क से ग़ालिबन बाहर भी गई, फिर आप मदर भी बनी, लेकिन वहाँ पे आपके साथ एक हादसा ऐसा आया जो बहुत बड़ा सानिया था, जिसमें आपके हस्बैंड आपका साथ छोड़ गए। तो वो जो टेन्योर था, वो जो वक्त था, वो आपने उसको कैसे फेस किया और आपने अपने बच्चों को भी माशाल्लाह से अच्छी तरबियत दी, तो वो लम्हा कैसा था आपके? बल्कि देखिए, वक्त बहुत बड़ा एक मरहम होता है। आप उस वक्त पे तो आप सोचते हो कि शायद आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां होती हैं, और मेरे पास मेरे 4 बच्चे थे और मैं लेके फिर जब पेरेंट्स के पास वापस आई, तो ये मेरा इस तरफ आने की वजह भी यही थी कि मैं ख़ुद अपने आप को बिज़ी रखना चाहती थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, इनकी परवरिश के लिए मुझे कोई सोचना पड़ता या मैं दिन रात एक कर लेती। अल्लाह का शुक्र था, मेरे फ़ादर जो थे अमेरिका में थे और पहले बाय बर्थ हम अबू धाबी से हैं, सेटल लाइफ हमारी वहीं थी। एजुकेशन के लिए पाकिस्तान आए, शादी हो गई, सऊदीया चली गई, वहाँ 8 साल रही और फिर उसमें ये हादसा हुआ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और हमें वापस आना पड़ा। तो वक्त के साथ साथ आपको सारी चीज़ें लेके जो इंसान चलता है ना, वो कभी भी किसी जगह पे नाकाम नहीं होता, ना कभी उसको मायूसी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ईमान, आपकी नीयत और आपका ज़मीर का जागना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जब पिंडी में आई बच्चों को लेके, मेरी कज़न यहाँ रहती थी, तो मेरे बच्चे, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे उनके वो डायरिया, पेट लूज़, आप जब दूसरी जगह से आते हो तो एक एडजस्ट होना बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बड़ों के लिए भी पेट का प्रॉब्लम हो जाता है। इन्वायरमेंट, आपका फूड, आपका ऑल सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको डिस्टर्ब करती। तो यहाँ आई तो बच्चे मेरे ठीक थे, तो फिर मेरी मदर ने डिसाइड किया कि बच्चों की सेहत है और उनसे ही हमारी सारी खुशियाँ हैं।
तो हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर बच्चों की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा, और यहाँ साथ रहते रहते फिर PNCA में एक ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था, एक्टिंग डायरेक्टर और लाइट एंड साउंड का, माइमिंग का। माइम एक ऐसी एक्टिंग है कि जो बोले वगैरह परफॉर्म करते हो। तो उसमें मैंने फिर डिप्लोमा लिया, और मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर PNCA की तरफ से ही सरकारी तौर पे ही फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं और डॉक्टर वकार अजीम अभी जो PNC का हिस्सा हैं, उन्होंने जॉब कर ली, और मैंने ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना एक इदारा बना लिया, जिससे मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ़नकार और कल्चर को मैंने इतना प्रमोट किया कि मैं बस फिर इसी रास्ते पे लग गई। अच्छा मैम, आपने ड्रामे भी किए, तो ये जब आप स्टेज शो की इंडस्ट्री में आई तो आपको क्या महसूस हुआ? मतलब आप क्या सोच के हैं कि यार मैंने इसमें आना है? हालांकि आपको पता है शुरू में तो ये हम भी छोटे थे, हमने भी देखे, उमर शरीफ के जो शोज़ वगैरह थे हम लोग को देखते थे, वो बड़े अच्छे थे, फैमिलीज़ के साथ देखे जाते थे। लेकिन अब जो स्टेज शो आ रहे हैं, और जब आपने इस स्टेज को अपनाया और इसको कहते हैं ना कि कदम रखा, तो उस टाइम में और अब में आप क्या सिनेरियो करते हैं? क्योंकि अब तो आप फैमिली के साथ ये चीज़ें नहीं देख सकते। बल्कि मैं उस स्टेज को ऑन भी नहीं करती हूँ, और मैं हमेशा सर फोरम पे बात करती हूँ कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, ना तो वो हमारा कल्चर है और ना ही हम उसको ड्रामा कह सकते हैं। वो टोटली एक, आप कह लें कि आप लाहौर की हीरा मंडी मान पड़ गई है, और ये जो वहाँ पे 22-21 जो थिएटर चल रहे हैं, वो उन्होंने वो सूरत अख्तियार कर लिया कि आप 11 डांस दिखा रहे हैं, और उसमें आप 20 से 25 मिनट का जो आप ड्रामा दिखा के, ड्रामे के नाम के ऊपर आप लोग जो रिहर्सल और NOC वगैरह लेते हो, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है। और मैं तो, हम लोग तो, मुझे तो ड्रामा छोड़े हुए, सुहेल अहमद साहब ने जब ड्रामा छोड़ा तो उसके बाद मैंने 2 या 3 ड्रामे मैंने किए, और उसके बाद मैंने भी कमर्शियल ड्रामे से हाथ उठा लिया, क्योंकि बीइंग ए लेडी मुझे वैसे भी सूट नहीं करता। आपको पता है, मुझे अब किसी जगह पे अपना तारुफ करवाते हुए एज ए स्टेज डायरेक्टर मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। मतलब जो एक फैमिली तबका है, जो हमारी क्लास है एक, तो उनमें अगर आप बैठ के बताते तो बड़ी अजीब सी निगाहों से आपको वो देखते हैं, और ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि देखिए, हमारा थिएटर ऐसा है कि इसमें मैंने शाह हुसैन फ़कीर साइंदा, माधुलाल, दुल्ला भट्टी, हीर रांझा और अजाखा वारिस शाहनू, नकल मकानी और ढेरों, दस्तक, आज की संड्रेला, मेरे वो प्ले हैं कि आप देखें बैठ के तो फैमिलीज़, आपकी माँ, बेटी, बहू, बहन साथ बैठ के देख सकती है। और वो काम भी वही है। उमर शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा ट्रेंड एक दिया था कि जिन्होंने CD पे ड्रामा ले आए कि फैमिलीज़ ने देखा, जो हमारे ओवरसीज़, हमारे जो बच्चे, बहन, भाई, जो हमारे बुज़ुर्ग परदेशों में अपने घरों को चलाने के लिए हैं, तो उनके लिए वहाँ पे जो बैचलर्स रहते हैं, मतलब जो फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक होता था कि वो जॉब से आते थे, काम से आते थे, तो ये उमर शरीफ के ड्रामे देख लिए और थोड़ा सा उनका टाइम अच्छा गुजर जाता था। लेकिन आज के ड्रामे को तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो, हाँ खैर हमारे तो है, वो चलते ही नहीं है, तो कभी सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप आ जाता है तो मैं तो कमेंट्स करने से रुकती नहीं हूँ। मैं तो लिखती हूँ नीचे कि आप लोगों को ना तो मरना याद है, और ख़ास तौर पे उन औरतों को कि जिनका नाम है, एक स्टेटस है, अगर वो ये काम कर रही हैं तो फिर देखें ना, ये तो हमारे माशरे की अपनी भी और हमारी भी अपनी भी कमज़ोरी है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से आपने पूरे पाकिस्तान में तो काम किया ही किया, तो आपको मौका मिला, आप मुल्क से बाहर भी गई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, आपका हमसाया मुल्क इंडिया में मैं 3 दफ़ा, दिल्ली में ड्रामा फेस्टिवल होता है और मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं UK गई हूँ, वहाँ किया मैंने, दुबई में किया मैंने, मलेशिया में जाके किया, और सिंगापुर में मैं जाके मैंने शो किया। मैंने तुर्खम के बॉर्डर पे जाके मैंने प्रोग्राम किए। मैंने वो रिस्क लिए हैं कि जो कोई भी नहीं लेता था, कि मैं तुर्खम के बॉर्डर पे हम चले गए। तो जब हम गए हैं तो उन्होंने पेशावर में हमारी गाड़ियाँ रोकी, कस्टम की वहाँ पे एक सोसाइटी है, तो वहाँ कस्टम की फैमिलीज़ के लिए उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मुझसे किसी ने बात की, मैंने कहा नहीं मैं आऊँगी। तो वहाँ पे एक कस्टम ऑफिसर की प्रमोशन थी और पूरे वो अकेडमी ने उनको ना उनके ऑनर में एक डिनर रखा हुआ। तो उन्होंने कहा जी हमने साथ एक कॉमेडी का खाका, कुछ म्यूज़िक गज़ल हो जाए तो यहाँ से कोई, मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ। पेशावर उन्होंने हमारी गाड़ियाँ रोक के तो हमें वो दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट करके जब हमें लेके जा रहे हैं तो हाँ, तो थोड़ा सा जब 1 घंटे का सफ़र गुजरा ना, तो हम बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, पहाड़ हैं, रोड कोई नहीं है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा आप
जा रहे हैं तो आगे तो रास्ता कोई नहीं है, तो मुझे वो मुड़ के कहते बाजी इधर हम आपको गोली भी मार देगा तो आपको किसी ने, मुझे तो किसी ने पूछना नहीं और आपको भी पता नहीं चलना। मेरे साथ अब टीम थी, फीमेल भी थी, यहाँ से सिंगर भी थे और साबिर सनी हमारा सिंगर था, वो भी साथ था आपने, ये तो बहुत तो वो मुझे शोल्डर पे हाथ रख के कहता है ये सानू कितने लेके जा रहे हो, मैंने कहा मैं साथ ही हूँ चुप करो। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि पूरी टीम सारी रात वो खौफजदा रही कि यार किसी तरह हम यहाँ से, सुबह ये शो हमारा बड़ा अच्छा गया, कहते हैं कि रात वो सोए ही नहीं है, मैं सो थोड़ी देर के लिए तो मेरे कमरे को नॉक करे, बट साहबा डर लग रहा तो असी हो नहीं जा सकते। और मैंने कहा सो जो सुकून करो, कुछ नहीं होता, हम सेफ हाथों में हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, डर क्यों रहे हो। जब मैंने आके यहाँ सारों को बताया तो सारे कहते हैं बड़ी गल है भट साहब तुसी तुरखम नहीं छड़े। ज़बरदस्त, मतलब ये है कि आप माशाल्लाह से रिस्क लेती हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरा अभी मुझे ये बताएं कि आपने सारे ड्रामे किए, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी, तो इस बीच में आपने अपने बच्चों को कैसे मैनेज किया? ज़ाहिर है आपको तो शहर से बाहर भी जाना पड़ता है और महीने महीने का प्रोजेक्ट होता है, मुल्क से बाहर भी गई, जी जी। तो इसमें आपने कैसे मैनेज किया? माशाल्लाह से आपके बच्चे कंप्लेन नहीं करते थे कि सिंगल पेरेंट है और आप हमें टाइम नहीं देते? नहीं, मैंने कभी फील ही नहीं होने दिया। मैं बताऊँ, इंग्लैंड और हम लोग दुबई जाते थे तो अल्लाह जना नसीब करे, मसूद ख्वाजा के मेरा बड़ा साथ रहा इस फील्ड में। तो हम जब इंग्लैंड जाते थे तो मैं उतरती ना, मेरी पहले होती थी कि जिनका प्रोग्राम होता था उनको कहते थे कि मुझे एयरपोर्ट पे ही सिम मिलनी चाहिए उसी कंट्री की, और अभी मेरी इमिग्रेशन क्रॉस वे करती थी तो मैं पहले सिम डालती थी। वो जो सफ़र के कुछ घंटे होते थे वो तो फ़्लाइट में तो आपको पता है आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो उतरते ही मैं ऑनलाइन होती थी, तो मैं जहाँ कहीं हूँ काम भी कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, अच्छा वो खाना खा लिया, वो सो गया। मेरे बच्चों के जो 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, तो मैंने सबके लिए एक एक उनके लिए केयर टेकर रखा हुआ था, तो मैं पहले उससे बात करती थी कि इसने खाया, ये कितने बजे आया, फिर मैं बच्चों से पूछ के टैली करती थी कि इनमें से कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। तो मैं सुध ख्वाजा अल्लाह जना नसीब करे मुझे कहता था ओ यार बट मैं तो तेरी बड़ी टेंशन होती है। मैं कहती क्या हुआ है? वो जिन्हें तो फोन आता पैसे ला दें बच्चे तो टिक टाक ला के नाल लाया करते। मैं कहती थी भाई ना पढ़ना भी है, मैं नाल लै के आवा, तो उनकी स्टडी है, वो रूट्स में मेरे बच्चों ने एजुकेशन की और उसके बाद फिर अपनी अपनी फील्ड में वो भाई सेटल। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले हैं। अच्छा मैम, क्या वजह है कि जिस तरह फ़नकारों को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए कि ये शुरू में तो जब आते हैं तो लोग बहुत पजीराई इनको देते हैं, लेकिन आखिर में ये सुना जाता है कि हमें भी पता चलता है जब ख़बर चलती है जी बेचारे फ़ौत हो गए और बहुत कस्मा परसी में, और इस हवाले से आपने, मुझे ये पता चला कि आपने काफ़ी इनका ख्याल भी रखा और आपने दर्द दिल भी हैं, तो आप कोई इनका इशू हो तो आप तो आगे होकर काम करती हैं, बिल्कुल ना नहीं करती, लेकिन क्या वजह कि हुकूमती लेवल पे फ़नकारों को वो पजीराई नहीं दी जाती कि जितना बाहर के मुल्कों में उनको बहुत पजीराई दी जाती है, ख्याल रखा जाता है, तो यहाँ ये क्या वजह है? बल्कि वो एक मिसाल होती है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है, तो हमारी हुकूमत भी एक माँ जैसी होती है, रियासत का ख्याल रखना, अपनी आवाम को लुक आफ्टर करना। लेकिन कुछ माएँ ऐसी नालायक होती हैं, जैसे हमारी हुकूमत में तो डायरेक्टली कहूँगी, एक की बात नहीं करती हूँ मैंने, तो ओवरऑल सारों की मैंने पीपल्स पार्टी भी देखी है और मैंने पीटीआई का तो खैर बहुत ही उसने हमारे बेड़े गर्क कर दिए थे, और मुशर्रफ साहब का भी मैंने दौर देखा, काफ लीग भी मैंने देखी, लेकिन किसी ने भी बग़ैर मांगे किसी को वो चीज़ नहीं दी है। मतलब मैं एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को इस वक्त उसके शूज़ नहीं है, मैंने शूज़ ला के देने हैं। और बाज़ माएँ भी ऐसी हैं कि कोई परवाह नहीं है, नहीं बच्चे ने पहने हैं तो ऐसे ही फिर रही हैं। तो लाइक ये भी वही है कि मैं तो खैर जब मेरे किसी फ़नकार के ऊपर अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई इशू हो, कोई आता है, तो मैं तो भी बहुत रौला और खप अच्छी खासी डालती हूँ और उनका मैं हक़ ले लेती हूँ। तो यही बात है कि अगर इनको खुद से कोई ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसा प्लान किया जाए कि ज़रूरत ना पड़े। देखिए फ़नकार एक दिहाड़ीदार होता है, मज़दूर है ना, आप मज़दूरी करते हो, रात को जाते हो पैसे लेके, तो आपके घर का चूल्हा जलता है। फ़नकार भी ऐसा है कि उसने काम करना है और उसने अपना घर चलाना है, जो डिपेंड करते हैं इसी काम पे ना। तो जब वो इस एज में चले जाते हैं, काम कम हो जाता है, वसाइल नहीं रहते हैं, वो फिर घर के बच्चे भी होते हैं, ख़र्चे भी वैसे ही होते हैं, तो वो फिर आहिस्ता, वजह यही होती है कि जो उनको काम से वो दूर हो जाते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि जैसे देखें ना, हर डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर को ले लें, आप पीटीसीएल के एम्प्लॉय को ले लें, आप हमारी पाक फ़ौज आर्मी ले लें, आप किसी भी ले लें शोबे में,
तो जब आपकी एक एज होती है, आप लिमिट क्रॉस करते हैं, आप जब आप रिटायर्ड होते हैं तो उस पर आपको वजीफ़ा या पेंशन के तौर पे आपको कुछ मंथली कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है। बैंकर्स को भी ऐसे ही होता है। तो फनकार तबके को इस तरह लिया जाता है कि हम लोग भी टैक्स पेड हैं यार, हम टैक्स देते हैं, हमारा जो भी चेक आता है पहले टैक्स कटा होता है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं टैक्स ना। तो वो जो टैक्स लिए जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में, वो क्यों लिए जाते हैं? वो इसीलिए लिए जाते हैं कि जब उस शहरी के ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है या कोई ऐसा उसके साथ कोई सानहा हो जाता है, तो जो उसकी टैक्स की मद में जो रकम ली जाती है, गवर्नमेंट लेती है, तो फिर उसको रिटर्न दी जाती है उस सूरत में ना कि वो अपना कुछ कर ले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो फिर फनकारों से टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, वो अपनी मदद आप कर लें। आप देखें ना, अगर आपको 50,000 का चेक मिलता है तो उसमें से मेरा ख्याल आप 38 या 39,000 आपको मिलता है, बाकी आप टैक्स काट लेते हैं, ठीक है। वो जो आप 12-13 हज़ार रुपया लेते हैं वो कहाँ जाता है? वो ऐसे मौके जब आते हैं कि कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की बेटी की शादी है, तो वो जो टैक्स होता है उस पर आपको ज़रूर उनको अकोमोडेट करना चाहिए। और ऐसी ही हमारे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ की और मियाँ नवाज शरीफ की हर जगह तारीफ़ भी करती हूँ और करनी भी चाहिए। इनकी हुकूमत में एक डिसीजन हुआ था कि हमारे जो 50 इयर्स सीनियर्स हमारे जो फ़नकार थे, जिनका एक्सपीरियंस 25 से 30 साल का है और उनकी कारकर्दगी, उनके पास उनके अगर कोई ऐसे कोई सर्टिफिकेट या कोई उनके पास चीज़ें हैं जो कि कंफर्म करें, तो उनको उन्होंने मंथली 20,000 लगाया। और ये नलायक आज़म जब आया इमरान न्याजी, और इसने आके बंद कर दिया। फैसल हसन चौहान ने, हमने बड़ा शोर मचाया, फिर उसने 5 कर दिया, और वो भी 5 मेरा ख्याल कोई नहीं मिल रहा। कोई 6 माह के बाद, कोई साल के बाद इन बेचारों को कोई 15 से 20 हज़ार दिया जाता है। और अभी जब मियाँ साहिबान की आई है हुकूमत मुस्लिम लीग नून, तो मैंने लाहौर में जाके ईडी गुलाम सगीर शाहिद हैं, नलायक शाहिद हैं जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए, तो मैंने उनसे स्पेशली यहाँ के मीटिंग की है कि ये पॉलिसी इमरान न्याजी की थी और उसको तो हम मानते हैं कि वो फ्लॉप एक पाकिस्तान को बड़ी पीछे लेके गया। तो जब उसकी पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम उसके नज़रिए को भी मान लें, तो इसको चेंज करवाएं। और खुदा के लिए जो मियाँ साहब का और मियाँ शहबाज शरीफ का जो नज़रिया है कि आपने अवाम को सहूलतें देनी है, अपने फ़नकारों को इज़्ज़त देनी है, बल्कि हर शहरी को इज़्ज़त देनी है, बेरोज़गार को रोज़गार देना है, तो इसको रिवर्स करें। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो वो भी मेरा ख्याल कहते हैं कि चलो जेड़े बचते हैं उन्हें बचाओ। अच्छा मैम, ये बताएं कि PNCA पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल वगैरह, इनका आप क्या किरदार देखती हैं? कि मतलब आप लोग ये जो फ़नकार हैं, इनको अब तो वैसे ही काफ़ी महदूद होता जा रहा है काम, तो जो ये हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए ये PNCA की तरफ देखते हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सपोर्टिव है या नहीं? बिल्कुल नहीं है PNCA। देखें, मैं एक बात आपके इस इंटरव्यू की वजह से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, हमारे वसाइल नहीं हैं, हम कर्ज़दार हैं, हमारी कौम जो है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि जो नई भर्तियाँ की जाती हैं, जब आप पहले सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं, आप नए लोगों को जो भर्ती कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनकी जो मवाद दिए जाते हैं उनको गाड़ी की सूरत में, उनके घर की सूरत में, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरा तो ख्याल है जो अच्छा है कि घर चलाने वाला होता है ना, वो अपने वसाइल में रह के पहले अपने घर को देखता है। मेरे घर में अब सोफ़ा ठीक नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं घर वालों को भूखा मार के ना तो सबसे पहले मैं सोफ़ा लेकर आऊँगी। नहीं, मुझे पहले उनकी हेल्थ, एजुकेशन और उनके खाने की चीज़ों को प्रोवाइड करना है। मैं सोफ़े को बाद में लेकर आऊँगी। अब यहाँ रहा है कि मैं PNCA में कुछ दिन पहले गई हूँ, तो वहाँ पे इतने सारे मुझे पठान नज़र आ रहे थे जो फिर रहे थे। तो कंटीन में ना एक भागड़ दौड़ मची हुई थी, तो हम चाय पीने के लिए वहाँ बैठे थे। मैंने कुछ लोगों से वहाँ से पूछा, मैंने कहा ये कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कोई गेस्ट है, कौन है? तो मुझे उन्होंने बताया कि जब ये निगरान हुकूमत थी और उसमें हमारे जो हैं मालूम जब्बा से हैं, वो अमीर मुकाम साहब जो है, वो कायम, हाँ जी, वो जब उनको बनाया गया कल्चर का और इंफॉर्मेशन का, वो उनको दिया चार्ज, तो उन्होंने कोई 150 के करीब अपने इलाके के लोग भर्ती कर दिए। अब देखिए ये कितनी ज़्यादती है कि आपका फ़नकार काम की वजह से वो दर बदर भटक रहा है,
आपने अपने वोटर सपोर्टर को जॉब्स देकर आपने उधर पठान भर्ती कर दिए। इतना अच्छा वो एडिटोरियम है, मुशर्रफ साहब के बहुत सारे फैसलों पे लोगों को कोई एतराज़ होगा, लेकिन वो जो बिल्डिंग बना गए हैं, जो कल्चर कम्प्लेक्स उन्होंने तैयार कर दिया, वो आइडियल है कि वो एक मिसाल है। उसको न्याजी का अड्डा बना दिया आपने। जो बड़ी कोचें नहीं होती हैं, आप जाके देखें कि आपको खुद से फील होता है कि यार मैं किसी ना बस स्टैंड पे आके बह गया हूँ। ये तो हालात हैं, तो उधर क्या कल्चर की प्रमोशन होगी? इस मतलब ये कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आर्ट काउंसिल वाले हैं वो लोग इस तरह ज़्यादा तवज्जो इस तरफ नहीं दे रहे, बिल्कुल सियासी ज़्यादा काम हो रहा है। वो क्या करते हैं कि जी, मैं कहती हूँ कि हमारा पेंटर भी फनकार है, जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, वो भी जो देखो, कोई भी किसी के अंदर टैलेंट है, वो फ़न है, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। लेकिन आर्ट्स काउंसिलों में क्या है, पीएनसीए में भी आप मेरे से इंटरव्यू के बाद सारा रिकॉर्ड निकाल के देखना तो आप कहेंगे कि मेरी बात में कहीं भी झूठ नहीं, और वैसे में मैं झूठ बहुत कम बोलती हूँ। पीएनसीए में, आर्ट्स काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ नुमाइशों के अलावा कुछ भी नहीं होता। आए दिन जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके पास एक बड़ा अच्छा काम है, 2-3 तस्वीरें अखबार में देने के लिए, लोगों को लू बनाने के लिए। वो तस्वीरें टांग देते हैं दीवारों पे, किसी ना किसी शख्सियत को बुला के दिखा के फ़ोटो खिंचा के, तो आगे फाइलें चली जाती हैं, हमने नुमाइश करवाई है। क्या किसी ने पूछने वाले से ये पूछा कि आपने ड्रामे की प्रमोशन की है, अपने फोक म्यूज़िक की आपने प्रमोशन की है, लोक गीतों की आपने प्रमोशन की है, आपने किसी फनकार सीनियर के साथ कोई बैठक ही आर्ट्स काउंसिल में करवाई है? टोटली यहाँ से फारिग है, उनका विजन ही नहीं है। वो अपनी सैलरीज ले रहे हैं, अपने बिल उनके जा रहे हैं, वो कहते हैं हम ये पेन क्यों लें, हम सर दर्द क्यों लेंगे भाई। यानी कि आपका मतलब ये कि उधर अभी भी सियासत ख़त्म नहीं हो सकी? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैम, आपने काफ़ी ड्रामे लिखे भी हैं और अभी भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रही होंगी, तो कोई ऐसा आप चाहती हैं कि आपने ये माइंड में रखा होगा कि यार ये मेरा ऐसा मास्टरपीस है कि ये कह लगे, एक बंदा कहता है ना मेरा निचोड़ है ज़िंदगी का, एक सारी लाइफ जिस तरह गुजरी उसका एक निचोड़, आपने कोई ऐसा अभी तक बनाया है या बनाने का है इरादा? मैं देखें, मेरे जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है ना, तो वो बहुत सारे निचोड़ हैं मेरे। मैंने अभी ये दुल्ला भट्टी लाहौर में किया, हीर रांझा किया, शाह हुसैन माधोलाल का मायनी में किन्नू आखा, जिनकी काफ़ियाँ बहुत मशहूर है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर। ये मेरे वो सुपर हिट ड्रामे हैं कि मैं कहती हूँ कि आप हुकूमती सतह पे कहीं आप बाहर जाके दिखाएंगे तो लोगों को ये एक मैसेज मिलेगा कि हमारे पाकिस्तान में भी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और हम लोग प्यार, मोहब्बत और एक सॉफ्ट मैसेज जो है वो भाई की दुनिया को हम दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा मैम, माशाल्लाह से आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और काफ़ी चीज़ें लोगों को क्लियर भी होंगी। कोई ऐसा मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहती हो कि वो आगे आने वाले जो नए फ़नकार हैं उनके लिए भी मशले राह हो और लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये खाली फ़नकार ही नहीं, ये बल्कि हकीकत की दुनिया के भी मानने वाले हैं, कि मतलब ये इन्होंने दुनिया को उस नज़र से, उस करीब कहते हैं ना आँखों से देखा है कि लोग तो जी रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो बताते कि हम जी रहे हैं। तो कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहती हूँ प्लेटफॉर्म मैं पे? तो जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की है, मेरी बाय बर्थ से मैं मियां नवाज शरीफ को हम अपना लीडर मानते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट ही करूँगी, सीएम पंजाब बहुत काम कर रही हैं, बहुत एक्टिव हैं, और अभी तक उन्होंने जो भी काम किए हैं, आपने स्टूडेंट्स के लिए, आपने फ़ीमेल के लिए, आपने नई यूथ बच्चों के लिए जो जॉब्स के लिए हम लोग देखते तो रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा आप फ़नकारों के ऊपर काम कर लें, क्योंकि ये बड़े एहसास होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि देखें, ये जब आप 1200-2000 बंदे के लिए आप जब जिनको इंटरटेन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को या हुकूमती सतह को लोगों को नहीं पता कि उनके घर के पीछे क्या हालात चल रहे हैं। कोई अपनी बीमार माँ छोड़ के आया होता है, कोई अपने बीमार बाप को, बीवी को, बच्चों को, किसी के घर में बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं होते हैं। इन सारे मसाइल में होते हुए भी वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी आवाम से कमिटमेंट होती है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाए जो इनके बीच में से हों। आप सियासी जो हमारी इन इदारों में मुदाखलत हो रही है, मतलब देखें, मैं सारों को तो नहीं कहती हूँ, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। मेरा ख्याल है कि ऊपर किसी
ऊपर वाली सतह पर ये चीज़ों का नहीं पता होगा कि ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं। अब हमारी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में ही एक यहाँ की लोकल एमपी हैं, पिंडी से ही हैं, उनको लगा दिया गया है कल्चर का कोऑर्डिनेटर। तो वो मोहतरमा को 3 माह हो गए हैं उनका नोटिफिकेशन हुए, एक भी वहाँ पे कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई है, एक भी इवेंट नहीं हुआ, बल्कि जो हम लोग रेगुलर करने वाले हैं उनके साथ वो अपनी सियासत का धौंस, और वो ये कह रही हैं कि शायद पाकिस्तान उनसे चलता है, हुकूमत उनसे है। ना बीबी, हुकूमत आपसे नहीं है, हुकूमत बनती है लीडरों से, और लीडर है सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ। और आप डायरेक्टली उनके विजन के ख़िलाफ़, उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ चल रही हैं, और आप किसी दिन मुंह के बल गिरेंगी। फ़नकारों को उनकी जगह दें, उनका वो स्टेटस दें, उनको वो रिस्पेक्ट दें जिसका वो हकदार है। बस मैं ये बात कहना चाहती हूँ। देख ले मैम, आप तो सीधा सीधा नहीं, मैं तो आपके इस इंटरव्यू के अलावा भी मेरे व्लॉग चल रहे हैं, लेकिन वो यही बात है कि आप अगर अपनी गाड़ी के ऊपर ग्रीन नंबर प्लेट MPA का लगा के आप समझ लें कि आप इस शहर के ठेकेदार नहीं हैं, आप मुलाजिम हैं आवाम के, आप खिदमत करने के लिए आए हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ का विजन है, जो उनका नज़रिया है, आपने सहूलतें देनी, आपने लेनी नहीं है, आप सहूलतें ले रही हैं। और मोहतरमा, आप इनसे निकल के जब आप आवाम की खिदमत करेंगी, पहली बात तो यह है कि आप वोट लेकर नहीं आई हैं, आप आई हैं एक रिज़र्व सीट के ऊपर। आपको इसका आइडिया नहीं है, आप अवामी नहीं हैं। जिस दिन आप अवामी बंदा बन जाएंगी ना, फिर आप बहुत सारी चीज़ों को माइनस करके ना तो मेहनत की तरफ चल पड़ेंगी। तो आप मेहनत करें। वो जिस तरह से भी आप, जिस दरवाजे से भी आप असेंबली में गई हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल काम है, जान मारने वाला काम है। लोगों में आई हैं तो लोगों की खिदमत करें, बल्कि लोगों को नाराज़ मत करें। नादरीन, आपने देख लिया, ये थी आसमा भट्ट साहिबा। माशाल्लाह से काफ़ी दबंग खातून है, और अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और कोई आरा देनी हो, हमें कोई सजेशन देनी हो, ज़रूर दीजिएगा। आपको प्रोग्राम कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार फिर आपसे शुक्रगुज़ार हूँ मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। मैं हूँ अस्करी बल्ती और आप देख रहे थे GB न्यूज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। शुक्रिया।